इधर देखिए, साल 2019 में अमेरिका की फेमस टाइम मैगजीन ने नरेंद्र मोदी को डिवाइडर इन चीफ लिखा था, यानी बांटने वालों का मुखिया, तोड़ने वालों का मुखिया। और यदि आप पिछले 12 साल में भारत का हाल देखें तो सबसे ज्यादा विकास यदि किसी चीज में हुआ है तो वो है बांटना, तोड़ना, अलगाव पैदा करना। हमने देखा किस तरीके से भारत में तमाम पार्टियां टूटी। जो लोग कभी सपने में भी एक दूसरे से अलग होने की सोच नहीं सकते थे, वो मजबूरी में कहीं जेल जाने के डर से तो कहीं बर्बाद होने के डर से अपनों से अलग हुए। धर्म के नाम पर कैसा बंटवारा किया गया है ये किसी से छुपा नहीं है। साल 2002 से लेकर और उससे पहले रथ यात्रा से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी ने पद पर रहते हुए भी बार बार धर्म के नाम पर डिवाइड करने की बात किया। विचारों के आधार पर वैमनस्यता पैदा की गई। मणिपुर में ऐसा बंटवारा हुआ कि पिछले 4 साल से चल रहा है। असहमति को देशद्रोह का नाम दे दिया गया। मीडिया को ऐसे बांटा कि जो लौट गए वो गोदी मीडिया बने, जो नहीं लौटे वो आए दिन मुकदमे से लेकर जेल तक झेल रहे हैं, अलग अलग तरीके का टॉर्चर सहन कर रहे हैं। और समझने वाली बात यह है कि हुजूर ने ऐसी राजनीति की शुरुआत किया जिसने खून के रिश्तों को भी बांट दिया। और ये चीज मैंने व्यक्तिगत रूप से महसूस किया है। एक व्यक्ति जिन्हें मैं करीब से जानता हूं, उनके पिता सरकारी कर्मचारी थे, रिटायर्ड थे, बेटा बेरोजगार था और वो मेरी वीडियोज को खूब पसंद करता था। बेटा लेकिन पिता को कम पसंद आता था, चोरी चोरी बेटवा देखता था। और पिछले चुनाव में उन्होंने मुझसे कहा अकेले में कि मैंने इस बार भाजपा को वोट नहीं दिया है, आपको बता रहा हूं, गलती से भी मेरे घर वालों को मत बता दीजिएगा, खासकर पिताजी को, वरना पिताजी घर से निकाल देंगे, इतने बड़े वाले भक्त हैं। ऐसा ही माहौल मैंने साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग में देखा। बेटे पिता के सामने खामोश रहे, लेकिन जैसे ही अलग से मौका मिला भागे भागे मेरे पास आए और कहते हैं कि पिताजी थे इसलिए हम कुछ बोल नहीं रहे थे, असल में हम बहुत परेशान हैं वर्तमान सत्ता से, नौकरियां नहीं मिल रही। यानी सोचिए कि बाप के लिए बेटों से महत्वपूर्ण एक नेता की छवि हो गई। ये किस लेवल का बंटवारा है, किस लेवल का डिवीजन है, ये कल्पना से भी परे है जो भारत में हुआ है। मगर इतने को ही अंत मत मान लीजिएगा, अब जो हो रहा है वो ऐसा बंटवारा है जो पूरे देश को अंदर ही अंदर भयंकर तरीके से बांटने वाला है। जी हाँ, 1947 में तो जमीन बटी थी, अब ऐसा लग रहा है कि गांव गांव, शहर शहर, मोहल्ले मोहल्ले और घर घर को बांट देने की तैयारी। और ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि भारत के कई बड़े विद्वानों ने पश्चिम बंगाल में जाकर कहा है। और ये पूरा मसला है SIR के तहत बांटने का। ये SIR भारत के भविष्य के लिए कितना खतरनाक है, इस मामले पर हम लोग आज देश के 6 बड़े विद्वानों और अनुभवी लोगों की बातों की चर्चा करेंगे। और ध्यान रहे, ये सभी वो लोग हैं जिनकी विद्वता, जानकारी, अनुभव और चिंताओं पर किसी भी तरह से संदेह करना बड़ा मुश्किल है। SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट के टॉप अधिवक्ताओं में से एक प्रशांत भूषण, जाने माने अर्थशास्त्री, लेखक पराकला प्रभाकर, जिनकी पत्नी देश की वित्त मंत्री भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ योगेंद्र यादव, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति तथा संविधान और कानून के प्रकांड विद्वान माने जाने वाले फैजान मुस्तफा, पूर्व IAS और पूर्व राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार, और तो और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी। इस SIR को लेकर क्या कह रहे हैं सुनकर समझकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी, यदि आप सच में लोकतंत्र को प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं तो। यदि आपको लोकतंत्र के मायने ही मालूम नहीं है तो फिर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, इन बातों से भले फर्क न पड़े, परंतु जो आग लगेगी, जो लगाई जा रही है, उसकी लपट आप तक भी पहुंचेगी, बचेंगे नहीं। इन सभी विद्वानों की बातों का सार एकदम आसान भाषा में समझेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी आपके मुद्दों पर खुलकर बात हो पाती है, जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल पहुंचे 3 सामाजिक धुरंधरों की, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए लगातार लड़ते हुए दिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और यहाँ 91 लाख लोगों को लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, यानी लगभग 12% वोटर गायब कर दिए गए हैं। और आप तो जानते हैं 1% भी वोट ऊपर नीचे होने से पूरा परिणाम इधर का उधर हो जाता है। यहाँ तो 12% का मामला है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव कहते हैं कि शुरुआत भले ही वोटर लिस्ट से नाम हटाने से हुई है, लेकिन ये प्रक्रिया यही नहीं रुकने वाली है, अभी बहुत जगह से नाम हटने वाला है। भाजपा हिंदू राष्ट्र की बात करती है, ये लोग ऐसी प्लानिंग पर चल रहे हैं जहां गैर हिंदुओं को वोट देने का अधिकार ही नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, इनका कहना है कि जो प्लानिंग है भाजपाई सिस्टम की वो ऐसी है कि भविष्य में गैर हिंदुओं को, यानी हिंदुओं के अलावा जो बाकी धर्म के लोग हैं, उनका वोटिंग
राइट ही छीन लिया जाएगा। ये संविधान नहीं बदल सकते, लेकिन उन्होंने एनआरसी के जरिए गैर हिंदुओं को नागरिक मानने से इनकार करने का प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास इनके पक्ष में नहीं हुआ, यानी दांव उल्टा पड़ गया। इसलिए इन लोगों ने अब मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए एसआईआर का इस्तेमाल किया है। और एक बार वोट देने का अधिकार छीन लिया गया तो बाकी के जो अधिकार हैं वो भी छीन लिए जाएंगे धीरे धीरे। प्रशांत भूषण जी की बातों को आगे बढ़ाते हुए योगेंद्र यादव कहते हैं कि आज वोटर लिस्ट से नाम हटाया जा रहा है, कल को ये लोग ये भी कह सकते हैं कि बंगाल में बड़ी संख्या में फर्जी आधार कार्ड है, जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है उनको आधार कार्ड भी कैंसिल कर दिया जाए। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर भी थे। उन्होंने कहा कि आने वाला भारत दो भागों में बटा होगा, एक भाग में मतदान का अधिकार रखने वाले लोग होंगे और दूसरे भाग में वो लोग होंगे जिनके पास वोटिंग राइट नहीं होगा। चुनाव कौन जीतता है कौन हारता है ये तात्कालिक परिणाम है, लेकिन जो चल रहा है उसका भविष्य हो सकता है कि आने वाले समय में भारत दो हिस्सों में बटा हुआ नजर आएगा। दीर्घ काल में यानी लंबे वक्त में एसआईआर का जो पूरा प्रभाव है वो वयस्क मताधिकार पर सीधे हमला होगा। इन्होंने बताया कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 18 साल से अधिक उम्र के प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार देता है, बिना ये देखे कि उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, वो कितना अमीर है या गरीब है, उसका लिंग क्या है, नस्ल क्या है, धर्म क्या है, जाति क्या है। वैसे आपको याद दिला दें, लोकतंत्र में वोटिंग राइट ही एक ऐसी चीज है जहां सब बराबर होते हैं। सड़क किनारे चाय बेचने वाले नंदू के एक वोट का अर्थ भी एक होता है और चाय बेचने के नाम पर वोट मांगने वाले नरेंद्र मोदी के एक वोट का अर्थ भी एक ही होता है। एक भिखारी के वोट का मूल्य भी एक होता है और A1 A2 सेठों के वोट का भी एक मूल्य होता है। यहाँ कोई भेदभाव अब तक तो नहीं था, लेकिन अब यहाँ भी अमृत वर्षा हो चुकी है। योगेंद्र यादव का कहना है कि वोटर लिस्ट से 27 लाख से अधिक लोगों को बाहर करने की न्यायिक प्रक्रिया एक विशेष समुदाय यानी मुसलमानों को निशाना बनाने की चाल थी। प्रारंभिक मतदाता सूची में लक्षित नाम नहीं हटाए गए थे, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया के बाद 27 लाख मतदाताओं को टारगेट करके हटाया गया है। आगे इन्होंने कुछ सीटों का भी जिक्र किया, जैसे भवानीपुर, यहाँ मुस्लिम आबादी 22% है, लेकिन जांच वाली लिस्ट में 52% मुसलमानों को रखा गया, यानी लगभग डबल, यानी दोगुने से भी ज्यादा। योगेंद्र यादव ने 2 मुस्लिम महिलाओं और 2 मुस्लिम पुरुषों का भी उदाहरण दिया, जिनके नाम न्यायिक प्रक्रिया के बाद हटा दिए गए। दोनों महिलाओं को बताया गया कि उनके दादा और इनके बीच उम्र का अंतर 40 साल से कम है। एक महिला ने तो अपना जन्म प्रमाण पत्र भी पेश कर दिया, लेकिन उसे भी स्वीकार नहीं किया। अब बताइए लोग कौन सा सबूत लाएं, कहां से लाएं? योगेंद्र यादव ने कई सारे आंकड़े प्रस्तुत करके चुनाव आयोग और भाजपा के घुसपैठिए वाले दावों का खंडन किया और बताया कि कितनी खतरनाक चालें चली जा रही हैं। योगेंद्र यादव ने कहा कि वोटर लिस्ट को लेकर बढ़िया स्थिति यह होती कि मतदाताओं की संख्या किसी राज्य की वयस्क आबादी के बराबर होनी चाहिए, यानी राज्य में 18 साल से अधिक उम्र के जितने लोग हैं यदि उसी के आसपास वोटरों की संख्या है, इसका मतलब है कि लिस्ट ठीक है। और सुनिए, योगेंद्र यादव का कहना है कि बंगाल की वोटर लिस्ट वयस्क आबादी का 99.67% थी, यानी एकदम सटीक लिस्ट थी। ऐसा मिलान और ऐसी सटीकता किसी भी राज्य में नहीं थी। यानी योगेंद्र यादव के अनुसार पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट एकदम दुरुस्त थी, मगर फिर भी इतना तांडव किया गया और 91 लाख लोगों का नाम काट दिया गया है। योगेंद्र यादव का कहना है कि अन्य राज्यों में जहां भी एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां ड्राफ्ट लिस्ट से लेकर फाइनल लिस्ट तक वोटरों की संख्या में वृद्धि हुई, लेकिन बंगाल एकमात्र अपवाद है जहां कमी हो गई। यूपी में मसौदा सूची में 12 करोड़ 50 लाख मतदाता थे, फाइनल लिस्ट में 13.5 करोड़ हो गए। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल और तमिलनाडु में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई, लेकिन बंगाल में कुछ असामान्य हुआ है और इस असामान्य घटनाक्रम के पीछे भाजपा की बंगाल को जीत लेने की बेताबी है। यानी भाजपा बंगाल जीतने के लिए इतनी बेताब है कि उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। और भी बहुत सारे आंकड़े योगेंद्र यादव ने प्रस्तुत किया, मैं यहाँ स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा। हमारा लक्ष्य मूल को समझना है। योगेंद्र यादव कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जो नियुक्त न्यायिक अधिकारी हैं उनको हर घंटे 25 मामलों का फैसला करना होता है, यानी 25 भारतीय नागरिक वोटर रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसका फैसला 1 घंटे से भी कम समय में हो गया। इसी के साथ इन तीनों लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के प्रति भी गंभीर निराशा व्यक्त किया। प्रशांत भूषण कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अभी भी इस प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दे रहा है, जबकि यह प्रक्रिया गैर कानूनी है। योगेंद्र यादव कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तब हस्तक्षेप नहीं किया जब उसे करना चाहिए था। ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना सुप्रीम कोर्ट का काम है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम नहीं किया। योगेंद्र यादव कहते हैं कि अवमानना का जोखिम उठाते हुए भी मैं ये बात कह रहा हूं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने में फेल हो गया। वहीं परकला प्रभाकर कहते हैं कि सोमवार की सुनवाई न्यायपालिका के समक्ष हमारे संविधान के मूलभूत सिद्धांतों की रक्षा करने का एक सुनहरा अवसर है। यानी जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है तब सुनवाई हो रही हो या फिर हो चुकी हो। जो निकलेगा उस सुनवाई से हम अगली वीडियो में उसको बताएंगे। अब आइए 3 अन्य विद्वानों की बात करते हैं। पटना स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति और कानून के विशेषज्ञ फैजान मुस्तफा का कहना
कहना है कि संवैधानिक सिद्धांत यह है कि नागरिकता की पूर्व धारणा होती है। यदि कोई वोटर एक से अधिक चुनाव में मतदान कर चुका है तो यह पूर्व धारणा और ज्यादा यानी मजबूत होनी चाहिए। अब यदि इन पूर्व धारणाओं को गलत साबित करना हो तो इसका भार नागरिक के बजाय राज्य पर होना चाहिए। यानी अगर सरकार को लग रहा है, चुनाव आयोग को लग रहा है कि कोई व्यक्ति भले ही कई बार वोट डाल चुका है लेकिन आगे उसे वोट डालने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, वो नागरिक नहीं है, तो फिर राज्य को यानी चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी है कि वो साबित करे कि सामने वाला वोट डालने के लायक नहीं है। यानी कागज दिखाने का काम चुनाव आयोग को करना चाहिए था, ये नागरिकों की जिम्मेदारी नहीं थी। यानी होना उल्टा चाहिए था। यदि चुनाव आयोग कहे कि आप वोट डालने के अधिकारी नहीं हैं तो जनता मांगती कि कागज दिखाओ, सबूत दिखाओ। यहां उल्टे हो रहा है, केचुआ जनता से कागज मांग रहा है, यानी नौकर मालिक से कागज मांग रहा है कि दिखाओ कि तुम मालिक हो। फैजान मुस्तफा कहते हैं कि अनुच्छेद 326 के अनुसार भारत के हर एक नागरिक को वोटर बनने का अधिकार है। ये एक मौलिक अधिकार भले न हो लेकिन यह संवैधानिक अधिकार जरूर है। इसके अलावा वैध अपेक्षा का सिद्धांत भी है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अनगिनत मामलों में स्पष्ट किया है। जरा सोचिए कि यदि किसी व्यक्ति ने पहले से वोट डाला है तो क्या आने वाले चुनाव में भी वोट डालने की उसकी अपेक्षा नहीं है? फैजान मुस्तफा कहते हैं कि हम तो पूरे न्याय शास्त्र को ही उलट रहे हैं। पश्चिम बंगाल में लगभग 12% वोटरों की कमी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वोटरों को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। यानी ऐसा लग रहा है कि केंचुआ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब के सब लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करने के लिए ही लालायित है। अब इन दोनों के पीछे सबसे ज्यादा लालायित कौन है इसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। फैजान मुस्तफा का कहना है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट को तो यह कहना चाहिए था कि इन लोगों को भी वोट डालने की अनुमति मिलनी चाहिए, क्योंकि जांच प्रक्रिया को पूरा करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की थी, जनता की नहीं। आयोग की व्यवस्था अगर फेल हो गई तो या तो आप इन्हें वोट डालने का अधिकार दीजिए या फिर आप चुनाव को टाल दीजिए। चुनाव आयोग की व्यवस्था अगर फेल हो गई तो या तो आप इन्हें वोट डालने का अधिकार दीजिए जिन पर फैसला नहीं हुआ है, या फिर आप चुनाव को टाल दीजिए। ये बात मैं कह रहा हूं। ऐसी कौन सी इमरजेंसी है कि इसी महीने पश्चिम बंगाल का चुनाव हो जाना चाहिए? सुनामी आने वाली है या फिर धरती पलटने वाली है? फैजान मुस्तफा कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कम से कम यह कहना चाहिए था कि इन लोगों को वोट डालने का अधिकार मिले, उनका वोट हर बूथ पर एक अलग ईवीएम में डाला जाए और जब तक न्यायाधिकरण उनके शामिल होने का फैसला नहीं कर लेते तब तक पश्चिम बंगाल का चुनाव परिणाम नहीं आएगा। यानी फैजान मुस्तफा एक नया रास्ता बता रहे हैं जो ठीक ठाक है। इनका कहना है कि जिन लोगों के नाम पर अभी फैसला नहीं हो पाया है, यानी 27 लाख लोगों के नाम पर, उनका वोट अलग से ले लीजिए और जब फैसला हो जाए, यानी जब तक फैसला न हो जाए तब तक चुनाव परिणाम को घोषित मत करिए। अब मुस्तफा साहब को कौन बताए कि आप कानून और संविधान की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ फलाने हैं तो मुमकिन है योजना चल रही है। सारी जल्दबाजी तो इसी बात की है कि किसी तरह से फटाफट अपनी सरकार बना ली जाए और आप फार्मूला बता रहे हैं कि चुनाव रिजल्ट ही रोक दिया जाए जब तक जांच पूरी नहीं होती है। आगे फैजान मुस्तफा का कहना है कि चुनाव आयोग द्वारा किसी का नाम बाहर करने के कारणों पर दिए गए तर्कसंगत आदेश अब तक पारित नहीं किए गए, इसलिए निराशा खाली चुनाव आयोग से नहीं, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में की गई है। यदि एक व्यक्ति का भी वोटिंग राइट मनमाने ढंग से छीना जाता है तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। सोचिए कि साल 1951-52 में ही भारत में पहला आम चुनाव हुआ, उसके पहले इस तरह से पूरे देश में चुनाव नहीं हुआ था, मगर तब भी इतने सारे सवाल नहीं उठे, इतना बवाल नहीं हुआ, लोगों का अधिकार छीनने का आरोप नहीं लगा जितना आज लग रहा है। उस वक्त भयंकर गरीबी थी, निरक्षरता थी, मगर इन सब के बाद भी ईमानदार चुनाव आयोग था। उसने पूरी जिम्मेदारी से, जवाबदेही से काम किया। उस समय के अफसर, उस समय का चुनाव आयोग इतने सक्षम थे कि उन्होंने बेहद मजबूत चुनावी प्रणाली और मॉडल तैयार किया और उसे जमीन पर उतार के दिखाया। उन्होंने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जैसी व्यवस्था बनाई। लेकिन आज देखिए, सड़क छाप शायर राजीव कुमार से लेकर ज्ञानेश कुमार तक ने क्या हाल कर दिया है भारतीय लोकतंत्र का। उधर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी कहते हैं कि भारत का संविधान राज्य को पात्रता सत्यापन करने की अनुमति देता है, लेकिन अगर सत्यापन समय पर पूरा न हो तो लोगों को वोट डालने के अधिकार से वंचित करने का परमिशन नहीं देता है संविधान चुनाव आयोग को। यानी अभी थोड़ी देर पहले ही जो बात मैं कह रहा था कि सत्यापन की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, सरकार की है, उनकी विफलता की सजा वोटर को क्यों दी जा सकती है? यदि वोटर ने समय रहते आवेदन किया है और आपको लगा कि वो अपात्र है तब बात अलग है, लेकिन आप जांच ही नहीं कर पाए फिर भी उसे वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा तो ये बहुत गलत बात है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का कहना है कि किसी भी वोटर को पीछे न छोड़ना ये चुनाव आयोग का नारा रहा है। यानी आयोग का टारगेट हमेशा से ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटर बने, वोट डालें, जबकि पश्चिम बंगाल में लाखों योग्य मतदाता छूट रहे हैं। यदि इन्हें सत्यापन पूरा न होने के कारण वोट डालने की परमिशन नहीं मिलती है तो यह हमारे लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा कलंक होगा, क्योंकि चुनाव, वोटर लिस्ट, मतदान ये सब संवैधानिक
संवैधानिक अनिवार्यताएं हैं और यदि प्रशासनिक अक्षमता के कारण काम पूरा नहीं हो पाया है तो फिर संवैधानिक अनिवार्यताएं भंग होती हैं। और ये मतदाता की गलती नहीं है, ये चुनाव आयोग की गलती है, ये उसकी नपुंसकता है। इसके लिए वोटर को दंड नहीं दिया जा सकता। अब बात करते हैं पूर्व आईएएस और टीएमसी से पूर्व राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार की। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने अब तक एसआईआर प्रक्रिया में पाए गए अवैध प्रवासियों यानी घुसपैठियों की संख्या नहीं बताया। वैसे आपको याद दिला दें, बिहार में भी केंचुआ, गोदी मीडिया, भाजपा के नेता और तमाम चिंटुओं को करोड़ों की संख्या में घुसपैठिया दिख रहे थे चुनाव से पहले। एसआईआर खत्म हो गया, चुनाव खत्म हो गया, यहां तक कि नीतीश कुमार का सीएम वाला करियर भी खत्म हो गया, लेकिन अब तक बिहार में घुसपैठियों की संख्या पता नहीं चली। वही हाल पश्चिम बंगाल में भी हो गया है। जवाहर सरकार कहते हैं कि नागरिकता अधिनियम चुनाव आयोग को नागरिकता की जांच करने का अधिकार ही नहीं देता है, फिर भी ज्ञानेश कुमार ने चुनावी तंत्र को नागरिकता की जांच करने में लगा दिया। और यह सब कुछ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इशारों पर हो रहा है, उनको खुश करने के लिए हो रहा है। और अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जिन लोगों को लिस्ट से बाहर कर दिया गया है उनकी अपील सुनी जाती रहेगी। ये तो बहुत दुखद है। 75 साल से जो व्यवस्था लगातार चली आ रही थी उसे बहुत बुरी तरह से खराब किया जा रहा है। जो मुख्य चुनाव अधिकारी या जिला चुनाव अधिकारी अपीलों की सुनवाई करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनको मौका नहीं दिया। इसके बजाय हाईकोर्ट के जजों का एक भारी भरकम ट्रिब्यूनल बना दिया जिसका कोई परिणाम नहीं है। जवाहर सरकार कहते हैं कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। लाखों सही वोटरों को वोटिंग राइट से वंचित करके संवैधानिक अधिकारों का घोर उल्लंघन हो रहा है। इस तरह से बड़े पैमाने पर नाम हटाने से लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को बहुत नुकसान होगा। जिस लाभ के चक्कर में यह सब किया जा रहा है उससे कहीं बड़ा नुकसान होगा। यही बात मैं पिछले कई दिनों से लगातार कह रहा हूं कि जो लोग आज कुर्सी के लालच में, पद के लालच में लोकतंत्र की ऐसी तैसी कर रहे हैं, उन्हें शायद मालूम नहीं कि उनका बहुत छोटा सा लाभ होगा, परंतु देश के लोकतंत्र का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और जैसा कि पश्चिम बंगाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि आने वाले वक्त में यह देश दो हिस्सों में बटा हुआ दिखेगा। एक वो जिनके पास वोट देने का अधिकार होगा, दूसरे वो जिनके पास वोटिंग राइट नहीं होगा। बाकी देखते जाइए वोटिंग राइट छीनने के बाद और क्या क्या छीना जाता है, क्योंकि जिन्हें बांटना ही आता है वो कुछ भी बांट सकते हैं, जिन्हें जलाना ही आता है वो हर चीज को जला सकते हैं, जिन्हें सिर्फ छीनना ही आता है वो कुछ भी छीन सकते हैं। इस पूरे मामले पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।